अरे भाइयों और बहनों, आपके सामने संस्कृत टॉपिक जो हमारा संधि है, इस लॉकडाउन के समय में आपको बहुत ही लाभदायक रहेगा परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक सुनें और समझें। देखिए, संधि। संस्कृत में संधि जो टॉपिक है आपका, इसकी जो उत्पत्ति संधि में जो हुई है वो हुई है आपकी सम उपसर्ग डू धा धातु और की प्रत्यय से। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा संधि का बनता है वो यहीं से बनता है कि संस्कृत में जो संधि की उत्पत्ति है वो किससे हुई है। तो सम उपसर्ग डू धा धातु और की प्रत्यय से मिलकर के हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। बात करें इसके शाब्दिक अर्थ की, तो शाब्दिक अर्थ क्या कहलाएगा इसका? मेल या जोड़ कहलाता है। संस्कृत की परिभाषा की ओर चलें तो संस्कृत की परिभाषा इसकी आती है परह सन्निकर्ष संहिता, अर्थात इस तरीके से भी हम कह सकते हैं वर्णानाम मेलनम संधि। तो वर्णों का जहाँ पर मेल होता है, अर्थात दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, अब जो विकार होता है, परिवर्तन होता है, उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा बनता है वह क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संस्कृत में संधि की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है। तो सम प्लस डू धा प्लस की से। संधि का दूसरा क्वेश्चन, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वो होता है मेल या जोड़। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है, यहाँ से इतना क्वेश्चन देता है परह सन्निकर्ष डॉट 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 संहिता उपसर्ग समास प्रत्यय, इस तरीके से दे देता है। तो हमारे ये संहिता, अर्थात दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार है उसे हम संधि कहते हैं। तो वर्णानाम मेलनम संधि, तो वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। अब बात आती है संधि के प्रकारों की, भेदों की। तो बात करें भट्टोजी दीक्षित द्वारा रचित लघु सिद्धांत कौमुदी की बात करें, आचार्य भट्टो जी दीक्षित द्वारा रचित सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी। तो सिद्धांत कौमुदी के आधार पर अगर संधि की बात करें तो संधि को 5 भागों में डिवाइड किया गया। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की संधि, 5 प्रकार की। जैसे आपको अच संधि, दूसरी हल संधि। तो देखिए, आचार्य भट्टोजी दीक्षित के अनुसार सिद्धांत कौमुदी में संधियों को 5 भागों में बांटा गया था। जैसे अच, हल, तीसरी आपकी विसर्ग, चौथी आपकी स्वादि और 5वीं आपकी प्रकृति भाव। लेकिन इसके बाद में आचार्य भरद्वाज द्वारा रचित लघु सिद्धांत कौमुदी में संधियों को 3 भागों में बांटा गया। अब प्रकृति भाव जो संधि है वो आपकी अच संधि में जाके मिली है, स्वादि संधि है वो विसर्ग संधि में मिल गई। इस प्रकार से संस्कृत में संधि 3 प्रकार से हो गई। संधि
तीन प्रकार की हैं। अब तीन प्रकार की कौन सी हैं? जैसे अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। इस तरीके से संधि तीन प्रकार की आई। अब तीन प्रकार की संधियों का आप देखें चार्ट। संधि तीन प्रकार। अच संधि, जैसे हम स्वर संधि भी कहते हैं। दूसरी हम पढ़ेंगे हल संधि, जिसे व्यंजन संधि के नाम से भी जानते हैं। और तीसरी हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। इस तरीके से संधि हमारी कितनी हो गई? तीन प्रकार से डिवाइड। अच संधि, जिसमें अचों का मेल होता है, इस संधि के अंतर्गत हम लेंगे दीर्घ संधि, दूसरी आपकी गुण संधि, तीसरी आपकी वृद्धि संधि, यण संधि, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि और एक और अपन लेंगे यहाँ पर प्रकृति भाव। इस तरीके से हल संधि के अंतर्गत पढ़ेंगे इष्टत्व संधि, इष्टत्व संधि, जसत्व संधि, चर्त्व संधि, अनुस्वार संधि, अनुनासिक, इसके बाद में छत्व संधि, लत्व संधि और आपकी तुकागम संधि। इस तरीके से पढ़ेंगे। विसर्ग संधि के अंतर्गत हम लेंगे उत विसर्ग, रुत विसर्ग और सत्व विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारे संधियों को हम पढ़ेंगे, जिनमें से सबसे पहले अच संधि की हम शुरुआत करेंगे। अच संधि क्या है? तो देखिए, जहाँ पर जब स्वरों का मेल होता है तो उसे अच संधि के अंतर्गत रखा था। अर्थात अच का मतलब होता है स्वर। हमारे महर्षि पाणिनि के अनुसार जो सूत्र दिए गए हैं माहेश्वरी सूत्र, उसमें अच जो होते हैं वो स्वरों की श्रेणी में रखे जाते हैं। अचों में सभी स्वर आ जाते हैं। क्या आते हैं? स्वर। और हल में क्या आ जाते हैं? सभी व्यंजन। तो इसीलिए जहाँ स्वरों का मेल होने की वजह से इसे हम क्या रखेंगे? अच में रखेंगे। जहाँ व्यंजनों का मेल होता है उसे हल संधि में रखा जाता है, इसलिए इसको व्यंजन संधि भी कहते हैं। अब बात आती है अच संधि के अंतर्गत हम सबसे पहले जो संधि पढ़ते हैं वो संधि है आपकी दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि की बात करें तो दीर्घ संधि क्या है? सबसे पहले दीर्घ संधि में आपको सूत्र आता है इसका अकह सवर्णे दीर्घ। अक का सवर्ण क्या होता है? दीर्घ। अब सबसे पहले हमारे जो माहेश्वरी सूत्र हैं
उनमें हम प्रत्याहार बनाते हैं, तो अक प्रत्याहार के जो वर्ण हैं उनके जस्ट बाद अगर आपको सवर्ण का मतलब समान वर्ण आता है तो दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। अक का सवर्ण दीर्घ होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वे दीर्घ हो जाते हैं। इसी परिभाषा के आधार पर यदि दो समान स्वर अर्थात सवर्ण स्वर आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं तो वे दीर्घ हो जाते हैं। अब बात आ रही है कि अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। जैसे देखिए अक प्रत्याहार, अब बात आती है अक की, जैसे अ, ई, उ, री और री। इस तरीके से अ, ई, उ, री के बाद में समान स्वर आता है। सवन का मतलब सवर्ण स्वर आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, अपने स्थान पर दीर्घ हो जाते हैं। अक प्रत्याहार के जो वर्ण हैं इनके जस्ट बाद आपको सवर्ण वर्ण आता है, अर्थात अ के बाद जैसे अ है और अ के बाद अ आता है तो वो क्या हो जाएंगे, दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाता है। ऐसे ई के बाद ई आती है तो ई किस में बदल जाती है, बड़ी ई में। ऐसे ऊ के बाद ऊ आता है तो बड़े ऊ में बदल जाता है। इस तरीके से हमारे ये अकह सवर्ण दीर्घ कहता है। अब इसमें एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1, अ या अ के बाद अ या आ आए, इन दोनों में से कोई सा भी हो तो आपको क्या बन जाता है, बड़ा आ बनता है। इसमें हम क्या करेंगे, अक प्रत्याहार में से सबसे पहले हम किसका मेल करेंगे, अ या आ के बाद अ या आए तो क्या हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है। वो कैसे होता है देखिए, जैसे आपको आ गया सूर्य प्लस आतपः, सूर्य प्लस आतपः। देखिए अब सूर्य प्लस आतप क्या कहता है, इसमें से हम निकालेंगे अ और इधर से निकालेंगे बड़ा आ, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो इस तरीके से बन गया आपका सूर्या। इसमें से जैसे ही हमने छोटे अ को निकाला तो सूर्य में से यह कैसा रह गया आपका, हलंत वाला। इधर से आ को ले लिया तो थोड़ी सी देर के लिए यहाँ क्या रह गया, तब। अब नियम क्या कहता है कि यदि अ के बाद अ या आ आए तो क्या हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है। तो इसमें से जैसे ही हमने अ को निकाला तो यह आपका आधा रह गया, इधर से अ को निकाला, दोनों को मिलाया, क्या बन गया, बड़ा। अब इसको मिलाएंगे तो यहाँ आ इसको पूरा करेगा और ये बन जाएगा सूर्या तपः। इस तरीके से आपको बात जोड़ने की तो आसान होती है, तोड़ने की तो आसान होती है और जोड़ने की, लेकिन तोड़ना शब्द को सूर्या तप जो तोड़ने की बारी आती है तो यहाँ हमें बड़ी समस्या आती है। इस समस्या को दूर करने के लिए आप थोड़ा सा एक लॉजिक देखिए। यदि आपको शब्द स्त्री जाति का शब्द दिखाई देता है, अगर देखिए ये शब्द कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। संधि करते समय दोनों पद हमारे कैसे होते हैं, सार्थक होने चाहिए। तो पहला पद अगर आपका स्त्री जाति का बोध कराता है तो यहाँ आपको बड़े आ को आ में तोड़ना है, बाकी जो शेष बचे शब्दों में छोटे आ को तोड़ना है। अब जैसे आपको मुर प्लस अर बात आती है, मुर का अर्थ होता है राक्षस, मुर का अर्थ क्या होता है, राक्षस, और अरि का मतलब होता है शत्रु, दुश्मन, बैरी। यहाँ आपकी बात करें तो इसमें कौन सा स्वर छिपा हुआ है, अ छिपा हुआ है। इधर कौन सा स्वर छिपा है, अ। दोनों को मिलाया
नियमानुसार अ के बाद आ रहा है, इसलिए दोनों को मिलाएंगे क्या बन जाएगा, बड़ा। इसमें से हमने अ को निकाला तो र कैसा रह गया आपका, हलंत। इधर से अ को ले लिया तो री रह गया। अब इसको हमने मिलाया तो ये बन जाएगा आपका मुरारी। इस तरीके से और भी आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे दैत्य प्लस अरि। दैत्य मीन्स होता है राक्षस, अरि मीन्स शत्रु, दुश्मन। अब यह जो छिपा है, यह में कौन सा स्वर छिपा है, अ। इसको निकाला हमने, इधर से अ को ले लिया, दोनों को नियमानुसार मिलाया तो क्या बन गया आपका, बड़ा। जब इसमें से हमने अ को निकाला तो यह कैसा रह गया आपका, हलंत। इसके बाद में आपने री को उतार लिया, दोनों को मिलाया तो ये बन गया दैत्यारी। इसी तरीके से और देखिए, प्र प्लस अर्थी। प्र उपसर्ग है इसलिए इसमें छोटा आ है। अब यहाँ से हम निकालें तो अ को ले लिया हमने, इधर से अ को ले लिया, दोनों को मिलाया और ये क्या बन गया आपका, आ बड़ा। इधर से इसको अ को निकाला तो प थी। अब यहाँ बात आती है इस तरीके से, इसको मिलाया और ये बन गया प्रार्थी। तो सबसे बड़ी बात है, जोड़ना आसान है लेकिन यहाँ तोड़ने में समस्या आती है। इसलिए सीधी सी बात है कि जब हम तोड़ते हैं तो तोड़ते वक्त हमें एक बात याद रखनी है कि जब बड़ा आ है, बीच में जो आ होता है, इसको अगर इससे पहले वाला शब्द स्त्री जाति का है तो हम इसको बड़े आ में तोड़ेंगे और बाकी शेष बचे हुए शब्दों में हम छोटे आ में तोड़ेंगे। अब आप आसानी से तोड़ सकते हैं, थोड़ा सा हमें बस इतना पता होना चाहिए कि ये शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति। देखिए, जैसे पराधीन, पराधीन शब्द आ गया, इसको हमें तोड़ना है तो सीधा सीधा सा हिसाब है। इसमें से हम जैसे ही अ को निकालेंगे तो पर प्लस अधीन आपका निकल गया है, क्योंकि आ जो उपसर्ग है आपका, उपसर्ग में र कैसा है, छोटा, इधर अधीन। ऐसे ही सावयव, अवयव सहित, तो यहाँ स का मतलब होता है सहित प्लस अवयव। तो सीधी सी बात है, आगे का अगर शब्द स्त्री जाति का है तो बड़ा आ करेंगे और नहीं तो शेष बचे हुए शब्द में छोटा अ रखेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट उदाहरण आते हैं ई वाला। देखिए, दूसरा अकह सवर्ण का, यदि ई या ई के बाद ई या ई आए, इन दोनों ई में से कोई सी ई हो, इन दोनों में से कोई सी हो, या तो ई के बाद ई आए या इसके बाद ये आ जाए या इसके बाद ये हो, इन दोनों में से कोई सी ई हो और इधर इन दोनों में से कोई सी ई हो, दोनों को मिलाएंगे तो कैसी हो जाएगी, ये बड़ी ई हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, बड़ी। अब बड़ी, जैसे आपको उदाहरण आया परि प्लस इच्छा, परि प्लस इच्छा, परि उपसर्ग है आपका, क्या है, परि का मतलब चारों ओर, परि का मतलब होता है चारों ओर। इसमें से ई को हम निकालेंगे, इधर से ई को निकालेंगे तो र कैसा आपका, दोनों को मिलाया, ई के बाद ई आ रही है, दोनों को मिलाया क्या हो जाएगी, बड़ी। जैसे ही इसको हम निकालेंगे तो र कैसा हो गया आपका, हलंत। इधर से शा, ई को मिलाते ही ये बन जाएगा आपका परीक्षा।
क्या बन जाएगा? परीक्षा। ऐसे ही आपका सती प्लस ईश, सती प्लस ईश बात आती है। सती प्लस ईश में ई बड़ी है, इधर भी ई बड़ी है, इसको हमने निकाला, इधर से ई को निकाला, दोनों को मिलाया, क्या बन गया? बड़ी। इसमें से जैसे ही हमने ई को निकाला ता कैसा रह गया आपका? हलंत। इधर आपका सा रह गए, दोनों को मिलाया तो ये बन गया आपका सतीश। ऐसे ही आपका और उदाहरण देखें। सीधी सीधी सी बात है कि तोड़ते वक्त हमें ये पता होना चाहिए कि पहला जो शब्द है, जो पहले वाला जो सार्थक शब्द है, यदि स्त्री जाति का बोध कराता है, जैसे ये सती करा, तो स्त्री जाति वाला जो शब्द होता है वो दीर्घ स्वरांत होता है, इसलिए यहाँ ई आपकी बड़ी आई। समस्या संधि विच्छेद करने पर आती है, इसलिए ये छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखना है। तोड़ते वक्त अगर शब्द स्त्री जाति का है तो ये बड़ी ई में टूटेगा, बाकी सब शब्दों में छोटी रहेगी। जैसे ही देवी प्लस ईश्वर, तो यहाँ पर ई है, इधर भी ई है, ये स्त्री जाति का शब्द है इसलिए यहाँ ई बड़ी है, इसलिए यहाँ पर क्या बन जाएगा? देवी स्वर। क्या बनेगा? देवी स्वर। अब बात आती है जैसे मही प्लस ईसह। मही कहते हैं पृथ्वी को, मही किसका पर्यायवाची होता है? पृथ्वी का, और ईश मीन्स होता है ईश्वर। इसमें से जैसे ही हम ई को निकालेंगे तो हक, ई को निकाला प्लस इधर से ई को निकाला, दोनों को मिलाया, क्या हो गया? बड़ी। मही पृथ्वी स्त्रीलिंग है, पृथ्वी का पर्यायवाची है मही, इसलिए स्त्रीलिंग होने की वजह से यहाँ ई कैसी है? बड़ी। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा मही की जगह महा प्लस स, जोड़ा इसको तो ये हो जाएगा आपका महीस। तो इस तरीके से हमें ई का आपको देखना है। सीधी बात आपको निकल के आती है कि यदि हमारा पूर्व पद स्त्री जाति का बोध कराता है तो हम तोड़ते वक्त एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ बड़ी ई होगी, और अन्य जो शब्द हैं स्त्रीलिंग को छोड़ करके उनमें सब में छोटी ई वाले शब्द होंगे। ऐसे ही वी प्लस ईक्षक, वी का मतलब होता है विशेष, ईक्षक मतलब देखना, तो वी आपका उपसर्ग है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? ये उपसर्ग वाले शब्द है, इसलिए छोटी ई है, तो यहाँ हो जाएगा वीक्षक। ऐसे ही नेक्स्ट उदाहरण आपका उ वाले देखते हैं। तीसरा स्टेप है आपकी इसमें उ या उ के बाद उ या उ आए। देखिए इन दोनों उ में से कोई सा उ हो, छोटे उ के बाद ये हो या इसके बाद ये हो, बनेगा कैसा? बड़ा। सीधा सीधा सा ये है कि आपस में मिलने पर कैसे हो जाएंगे? ये सवर्ण वर्ण मिलने पर आपस में दीर्घ हो जाते हैं। अब जैसे देखिए भानु प्लस उदय, इसका जो प्रश्न आता है भानुदय का इस तरीके से आता है जैसे भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? पहला ऑप्शन आपको भानु मिलता है, भानु प्लस उदय। दूसरा ऑप्शन आपको भानु प्लस उदय मिलता है। तीसरा ऑप्शन आपको भान प्लस उदय मिलता है। चौथा ऑप्शन आपको भानु प्लस उदय मिलता है। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको आते हैं
तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से बड़ा ऊ वाला भानुदय होगा या छोटा ऊ। तो इसके लिए मैं आपको बार बार ये बताता हूँ कि जब आपका शब्द तोड़ते वक्त ये पूर्व पद वाला जो शब्द है, पहले वाला शब्द है, उसका अंतिम वर्ण ये देखना है हमें कि इसमें लघु स्वर है। कैसा स्वर आ रहा है? लघु स्वर, अर्थात पुल्लिंग शब्द होगा, स्त्रीलिंग को छोड़ कर के कोई भी शब्द होगा तो उसमें लघु स्वर वाला ही ऊ बनेगा। स्त्री जाति का अगर शब्द है तो बड़े ऊ में तोड़ना है आपको। अब भानु सूर्य का पर्यायवाची है और भानु सूर्य किस में आता है? पुल्लिंग में, इसलिए यहाँ कैसा ऊ है आपका? छोटा ऊ आएगा। कैसा ऊ आएगा आपका? छोटा। इसलिए आप तोड़ते वक्त इसको कंफ्यूज ना हो, कभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से कि भानु में तो ऊ बड़ा रहता है, लेकिन भानु शब्द आपको पता है पुल्लिंग है और पुल्लिंग शब्द लघु स्वरांत होता है। अब बात आती है इसमें से जैसे ही हम ऊ को निकालेंगे, इधर से ऊ को निकालेंगे, नियम अनुसार देखें तो ऊ के बाद क्या आ रहा है? ऊ। दोनों ऊ को मिलाएंगे तो कैसा ऊ हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा और ये बन जाएगा भान प्लस ऊ प्लस दय। इसको इसमें मिलाया और ये बन गया भानुदय। ऐसे ही तोड़ने वक्त और देखिए, जैसे बधु प्लस उल्लास, बधु प्लस उल्लास। अब बधु शब्द स्त्री जाति का है, इसलिए यहाँ कौन सा ऊ दिखाई दे रहा है? बड़ा ऊ दिखाई दे रहा है। इधर उल्लास, इसमें से हम ऊ को निकालेंगे, ऊ निकल गया। इधर से इस ऊ को निकाला, दोनों को मिलाया, दोनों मिलने के बाद कैसा ऊ हो गया? बड़ा ऊ हो गया। इधर से इसको क्या करेंगे हम? ऊ को इसमें मिला देंगे और इसको इस तरीके से उतारेंगे। इसको मिलाया और ये बन गया बधुल्लास। अब बात आती है और उदाहरणों की, तो उदाहरण देखिए नेक्स्ट। सबसे परीक्षा की कीमती से उदाहरण है, कीमती वाला यह है गुरु प्लस उपदेश। क्वेश्चन यहाँ पर आपको ये बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि बहुत से लोग पहचान नहीं पाते हैं कि यहाँ रू बड़ा होगा या छोटा। तो देखिए, रू जो होता है बिना गांठ वाला, ये आपका रू छोटा ऊ होता है। इसका जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो र प्लस ऊ, और जिस रू में गांठ इस तरीके से होती है उसमें आपको दिखाई देगा बड़ा ऊ। अब हमारा गुरु शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है, इसलिए ऊ कैसा रहा यहाँ पर? छोटा। इसमें से जैसे ही हम निकालेंगे ऊ, इधर से ऊ लेंगे, दोनों को मिलाया, ऊ कैसा हो जाएगा? नियम अनुसार बड़ा। जब ऊ निकाला तो र कैसा है यहाँ पर? आपका छोटा। इधर पदेशम, इसको इसमें मिला देंगे तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा गुरुपदेश। इसी तरीके से और देखिए, विधु, विधु प्लस उदय। अब विधु शब्द जो होता है वो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, विधु का उदय। अब यहाँ छोटा ऊ और इधर ऊ मिलाया और ये विधु शब्द जो है वो आपका पुल्लिंग है, इसलिए ऊ छोटा है। अब यहाँ हम क्या करेंगे? इसको मिला देंगे और ये बन जाएगा विधुदय। ऐसे ही आपका अनु प्लस उदित, अनु प्लस उदित, अनु उपसर्ग है, ऊ छोटा रहता है, इसलिए यहाँ पर दोनों को मिलाएंगे और क्या बनेगा? अनुदित। अब आती है बारी नेक्स्ट री वाली। री, यदि री या री के बाद री या री आए तो दोनों को मिलाएंगे तो कैसी री मिल जाएगी? बड़ी हो जाती है। यहाँ हिंदी में तो आपकी री एक ही रहती है, छोटी, लेकिन इसमें कैसी होती है? बड़ी री रहती है। इसमें कैसी री होती है? बड़ी। अब बड़ी के लिए कैसा क्या करेंगे हम? देखिए, जैसे देखिए होत्री प्लस
ऋकार, होत्री प्लस ऋकार, री प्लस री दोनों को मिलाया और ये बन जाएगा होत्रिकार। क्या बन जाएगा? होत्रिकार। क्योंकि इसमें से हमने क्या किया, इस री को लिया, इधर री, अब जो री दोनों मिलकर के कैसी री हो जाएगी? बड़ी। इसी तरीके से आपको होत्रिकार बन करके तैयार। ऐसे ही नेक्स्ट अपन चलेंगे गुण संधि की ओर। गुण संधि, देखिए गुण संधि क्या कहती है आप। इसका सूत्र होता है, एक तो आपका अदिंग गुण और दूसरा सूत्र होता है आद गुण। अदिंग गुण आपका गुण संज्ञक सूत्र होता है और आद गुण आपका विधायक सूत्र होता है। सबसे क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि गुण संधि का विधायक सूत्र कौन सा है या गुण संधि का संज्ञक सूत्र कौन सा है। तो इस तरीके का यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो हमारा जो आद गुण क्या कहता है, अकार वर्ण के बाद, अकार का मतलब होता है अ या आ, अकार का मतलब क्या होता है? अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ, कोमा री या री, कोमल री स्वर आए। कौन सा स्वर आए? ली स्वर आए तो गुणादेश हो जाता है। कौन सा आदेश होता है? गुणादेश हो जाता है, अर्थात गुण हो जाता है। तो ई है वो आपकी अ और ई मिलकर के ए बन जाएंगी। तो गुणादेश मिलकर के क्या हो जाएगा? अ और ई है वो किस में बदल जाएगी? ए में। अ और उ मिलकर के क्या बन जाएंगे? आपके ओ बन जाएगा। अ और री मिलकर के क्या बन जाएगा? आपका अर बन जाएगा। और अ और री मिलकर के आपको अल बनेगा। इस तरीके से आपको रहता है। तो अकार वर्ण के बाद अर्थात अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ, कोमा री या री, कोमल री स्वर आते हैं तो क्रमशः अ के बाद अगर ई आती है तो ए, अ या आ के बाद उ या उ आता है तो ओ, और री अ या आ के बाद में री या री आती है तो अर, और अ या आ के बाद री आती है तो अल हो जाता है। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके फिर से देखेंगे। देखिए अब सबसे पहले अ या आ, इधर ई या ई। देखिए इनमें से कोई सा अ है और इनमें से कोई सी ई है। इधर आपको शब्द में ई दिखाई देगी और इधर आपको अ दिखाई दे, दोनों को मिलाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और अगर अपन उच्चारण स्थान की दृष्टि से भी देखें तो देखिए अ कंठ से उच्चारित होता है, ई किससे होता है? तालु से। दोनों को मिला देंगे तो कंठ और तालु होता है, इसलिए ए का उच्चारण भी कंठ तालु से होता है। यहाँ आपको एक उच्चारण स्थान भी आपको कवर हो जाता है, क्योंकि कंठ से अ बोला जाता है, ई तालु से बोला जाता है और ए किससे बोला जाता है? कंठ तालु से बोला जाता है। इन्हीं की वजह से वो कंठ तालु होता है। अब बात आती है इसको तोड़ने की। जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद करते समय समस्या ये रहती है कि हम सर ए को छोटे आ में तोड़ें या बड़े आ में तोड़ें। तो सीधी सी बात है, अगर आपको इससे पहले वाला ये शब्द स्त्री जाति का है तो आपको ए को बड़े आ में तोड़ना है और बाकी शेष बचे हुए शब्दों में ए को आपको किस में तोड़ते हैं? छोटे आ में। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है।
क्योंकि यहाँ आपको समस्या संधि में आपको स्वरों की आती है कि हम लघु स्वर करें या दीर्घ स्वर करें, संधि विच्छेद करते हैं। तो सीधी सी बात है, जैसे देखिए आप यथा प्लस इच्छा। अब यथा आपका एक अव्यय शब्द है, इसमें आपको क्या है, आ है। इधर से ई को निकाला, आ प्लस ई, दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, ए बन। जैसे ही इसमें आपको थ प्लस ए प्लस छ, इसकी मात्रा इस पे लगा दी तो ये बन गया आपका यथेच्छा। ऐसे ही आपका और देखिए, यहाँ ले उप प्लस इंद्र, इसमें से अ को हम निकालेंगे, इधर हम किसको निकालेंगे, ई को निकालेंगे, दोनों को मिलाएंगे और ये क्या बन जाएगा, ए। जैसे ही हमने इसको आ को निकाला तो पा कैसा रह गया आपका, आधा। इधर से ई को निकाल लिया तो द्र, दोनों को मिलाया और ये बन गया उपेंद्र। क्या बन जाएगा, उपेंद्र। इसी तरीके से गण प्लस ईसह, गण का मतलब होता है समूह। अब यहाँ से हम निकालेंगे अ को, इधर हम निकालेंगे ई को, दोनों को मिलाया और ये क्या बन गया, ए। तो ये बन जाएगा आपका गणेश। ऐसे ही आपका और देखिए, गुणाका, गुणाका का अर्थ होता है नींद। गुणाका प्लस ईसह, गुणाका का अर्थ होता है नींद। आ प्लस ई, दोनों को मिला करके क्या बनता है, ये गुणाकेश बनता है। क्या बनता है, गुणाकेश। ऐसे ही रमा प्लस ईसह, इस तरीके से रमा शब्द किसका है, स्त्री जाति का है, इसलिए यहाँ आ कैसा आया है, बड़ा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, इसका आ को निकालेंगे तो ये बन गया आपका रमेश। इस तरीके से आपको तोड़ते वक्त ये ध्यान रखना है, शब्द को जब तोड़ते हैं तो ए को हमने किस में बदलना है, बड़े हम। अब बात आती है अ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाता है। क्या होता है, ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाता है। क्या होता है, ओ। जैसे देखिए महा प्लस उदय, महा प्लस उदय। अब देखिए महा एक विशेषण, महा का मतलब महान। यहाँ से हम इसमें से क्या लेंगे, क्या दिखाई दे रहा है, आ दिखाई दे रहा है। तो इसमें से हम जैसे ही आ निकालेंगे, इधर से हम क्या निकालेंगे, ऊ निकालेंगे, दोनों को मिलाया तो क्या बन जाएगा, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आ को निकालते ही यहाँ कैसे रह गया, आधा, इधर दय, दोनों को मिलाया और ये बन गया महोदय। कहानी जो आपको पहले बताई थी, जैसे तोड़ते वक्त हमें ये पता होना चाहिए कि अगर शब्द इधर का जो शब्द है वो स्त्री जाति का है तो बड़े आ में तोड़ेंगे और बाकी शेष बचे हुए शब्दों में हमें छोटे आ में तोड़ना है। ऐसे ही नव प्लस ऊढ़ा। अब ऊढ़ा का अर्थ होता है युवती, नव का मतलब होता है नहीं। अब बात आती है इसमें अ निकाला, इधर से हमने ऊ निकाला, दोनों को मिलाया और ये बन गया ओ। तो यहाँ बन जाएगा अ निकालते ही नव हलंत, इधर ऊढ़ा और ये बन गया नवोढ़ा। ऐसे ही सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। बात आ गई अ की, इधर ऊ तो ये बन जाएगा आपका सूर्योदय। ऐसे ही प्र प्लस उज्ज्वल, तो अ और उ मिलकर के क्या बन जाएगा, प्रोज्वल।
तो इस तरीके से आपका क्या होता है, अ या आ के बाद उ या उ आए तो ओ हो जाता है। अब बात आती है नेक्स्ट, आ या आ के बाद री आए, क्या है, री आए तो अर होता है। री या री आए तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। क्या होता है, अर होता है। तो अ या आ के बाद री आए तो क्या बन जाता है, अर हो जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, देखिए जैसे आपको उदाहरण आया देव प्लस ऋषि, क्या आया, देव प्लस ऋषि। इसमें से हम निकालेंगे अ, इधर से क्या निकालेंगे, री। दोनों को नियमानुसार देखें तो अ प्लस री। अब बन गया आपका अर, क्या बन जाएगा यहाँ, अर। इसमें से जैसे ही हमने अ को निकाला तो ब कैसे रह गया आपका हलंत, इधर से री को निकाला तो सी अकेला रह गया। देव, अब इसको मिलाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देवर्षि। अब इसको हम इस तरीके से भी पहचान सकते हैं लगभग, यदि किसी शब्द के पीछे अंतिम वर्ण पर क्या आता है, र दिखाई दे। इसकी एक ट्रिक्स है छोटी सी, जो लगभग 99% क्वेश्चनों पर, इसके उदाहरणों पर लागू होती है। यदि किसी शब्द के अंतिम वर्ण पर आपको र दिख रहा है और उससे पहले वाले वर्ण में क्या दिखता है, छोटा आ दिखे, तो वहाँ पर आपको गुण संधि का उदाहरण होगा। जैसे अंतिम वर्ण है, रा है उसके ऊपर, और इससे पहले वाले वर्ण में क्या है, छोटा अ है, तो आपको 99% क्या होता है, वहाँ पर गुण संधि का उदाहरण होता है। जैसे देखिए सप्तर्षि, क्या है, सप्तर्षि। अंतिम वर्ण है, इस पर रा दिख रहा है, इससे पहले वाले वर्ण में क्या है, री दिख रहा है, अ दिख रहा है, तो यहाँ लगभग क्या होगा, 99%। अभी आपको पूर्ण रूपेण गुण संधि कब बतानी है, जब हम इसको संधि विच्छेद करके देख लेंगे। अब इसको तोड़ने के लिए आपको सीधी सी ट्रिक्स है कि अंतिम वर्ण पर रा दिखता है और उससे पहले वाले वर्ण में छोटा आ दिखता है, तो इस रा को हम री के रूप में यहाँ पर उतारेंगे। री के रूप में जैसे ही हमने उतारा तो ये ऋषि शब्द निकल के आया, और इधर आपका ये शब्द देखना है कि ये शब्द आपका स्त्री जाति का तो नहीं है। अगर स्त्री जाति का शब्द है तो हम बड़ा आ करेंगे, बाकी शेष बचे हुए शब्दों में हम किस में करेंगे, छोटे आ में। तो ये शॉर्ट ट्रिक से आप पहचान सकते हैं। नियमानुसार अगर आपको पढ़ना है तो अ या आ के बाद री या री आए तो अर हो जाता है। जैसे देव प्लस ऋषि, इसमें से हमने अ को निकाला, इधर से री को निकाला, दोनों को मिलाया अर हो गया और ये बन गया देवर्षि। लेकिन अगर हमें ट्रिक्स के माध्यम से भी देखना है तो आपको सीधा सा हिसाब है कि शब्द के अंतिम वर्ण पर रा दिखता है और उससे पहले वाले वर्ण में छोटा आ दिखता है, तो वहाँ आपको गुण संधि हो सकती है। लेकिन आप संधि विच्छेद करके देखोगे तो संधि विच्छेद करते वक्त अगर हमारे दोनों पद सही निकलते हैं तो आपका 100% गुण संधि का उदाहरण होगा। अब तोड़ने के लिए आपको सीधा सा उदाहरण है कि अंतिम वर्ण के ऊपर जो रा दिखता है, उस वर्ण के ऊपर जिसके ऊपर दिख रहा है उससे पहले वाले वर्ण पर हम उसके आगे हम री के रूप में उतारें, और उससे पहले वाले शब्द को चेक करें कि आपका ये स्त्री जाति का तो नहीं है, और उस शब्द को जैसे कि तैसे उतारें। और देखिए जैसे आप महर्षि, महर्षि अंतिम वर्ण के ऊपर रा दिख रहा है, इससे पहले वाले वर्ण में छोटा आ दिख रहा है, तो लगभग वहाँ कौन सी संधि हो सकती है, गुण। लेकिन और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रा को री के रूप में नीचे उतारेंगे और ये ऋषि पीछे का पद आपको सार्थक ऑटोमेटिक निकल आया। अब आपका महा एक विशेषण है, इसलिए मह विशेषण ना होकर के महाविशेषण होता है, इसलिए मह की जगह आपको हो जाएगा महा। ऐसे हम शॉर्ट में तरीके से कर सकते हैं। और देखिए ऐसे ही आपका उदाहरण है बरसर्तु। कौन सा उदाहरण है, बरसर्तु। बात आती है बरसर्तु, इसमें अंतिम वर्ण पर रा दिख रहा है, इस रा को हम किसके रूप में उतारेंगे, री के रूप में, और ये बन गया ऋतु। अब बात आती है वर्ष। ऋतुओं में 6 ऋतु हैं जिनमें आपकी वर्षा ऋतु
और शरद ऋतु स्त्रीलिंग है, बाकी 4 ऋतु आपकी पुल्लिंग हैं। तो वर्षा शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ आपका कैसा हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। और ये हो गया वर्षा ऋतु। ऐसे ही ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु का मतलब होता है अंतिम वर्ण पर रा दिख रहा है, इससे पहले वाले वर्ण में छोटा आ दिखता है, तो वहाँ लगभग गुण संधि होती है। अब तोड़ते वक्त और स्पष्ट कर लीजिए। देखिए, इस रा को उतारा हमने ऋतु के रूप में, इधर आपको रा क्या बन गया? ग्रीष्म। ग्रीष्म मीन्स गर्मी, तो ये बन गया ग्रीष्म ऋतु। इस तरीके से आपको अ के बाद में री वाले उदाहरण होते हैं। अब बात आती है री की। अ या अ के बाद री आए तो अल हो जाता है। अब हिंदी में तो री तक ही सीमित रहता है, संस्कृत में एक और आपका बढ़ गया ये री। तो अ या आ के बाद री आया तो अल हो गए। क्या हो गया? अल। जैसे तब प्लस ऋकार, तब प्लस ऋकार। तब में बा में कौन सा स्वर छिपा हुआ है? अ। इसके लिए इसको हम क्या करेंगे? अ को निकालेंगे, इधर से हम क्या लेंगे? री निकालेंगे, और दोनों को मिलाया तो ये बन गया अल। अब अल दिख गया आपको, इधर से बा आधा, इधर आपको का रहा, और ये मिल करके मिल गया, बन गया तबल का रहा। क्या बन गया? तबल का रहा। ऐसे ही आपको मम प्लस ऋकार, और ये बन जाएगा आपका ममल कार। इस तरीके से इसमें उदाहरण आपको मिलते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट। आज वीडियो में इतना ही, बाकी कल नेक्स्ट वीडियो के सामने के लिए आपको बताएंगे।